सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2π√L/G, जिसमें L होगा L इफेक्टिव एंड G होगा G इफेक्टिव। L इफेक्टिव क्या होता है भाई? तो सेंटर ऑफ द बॉब, सेंटर ऑफ द बॉब यानी कि बॉब का सेंटर ऑफ मास एंड सस्पेंशन पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला है L इफेक्टिव। इफेक्टिव लेंथ यही लेते हैं सस्पेंशन पॉइंट से लेकर के और सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब, वहां तक का हम लोग लेते हैं, तो ये होता है हमारा L इफेक्टिव। और G इफेक्टिव क्या लेते हैं? तो G इफेक्टिव में हम लोग देखते हैं कि पेंडुलम के बॉब पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। G इफेक्टिव के लिए पेंडुलम के बॉब पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। पेंडुलम के बॉब पे एक फोर्स mg तो लगना ही है, साथ में लग सकता है अगर ये लिफ्ट मान लो एक्सेलरेटेड हो जाए, जिस केबिन में है ये पेंडुलम, वो अगर एक्सेलरेटेड हो जाए तो पेंडुलम के फ्रेम में ही देखना है तुम्हें, मींस ऑब्जर्वर यहीं इसी फ्रेम में होगा जिस फ्रेम में पेंडुलम है, और ये देखेगा अगर लिफ्ट एक्सेलरेटेड है तो एक सूडो फोर्स भी देखेगा, एक सूडो फोर्स होगा, एक सूडो फोर्स लगेगा। और भी हो सकता है इसका वाल ही निगेटिव चार्ज वाला हो तो ये इस पे चार्ज वाला हो तो इस पे भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव लगा लेगा, निगेटिव है तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव है तो ये निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। इट मींस देयर में बी सो मेनी फोर्सेस लग सकता है बॉब पे। तो आपको क्या करना है, जी इफेक्टिव निकालने के लिए सारे फोर्सेस को आप देखो मीन पोजीशन पे, जब ये बॉब इक्विलिब्रियम में, जब बॉब क्या हो इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में अगर हम लोग देखें तो इस बॉब पे लगने वाले मान लो एक mg है, एक m0 सूडो फोर्स है, कोई और फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, कोई और फोर्स है, इस तरह से मान लो इतने सारे फोर्सेस लग गए हों, तो आपको क्या करना है, टेंशन का वैल्यू इन इक्विलिब्रियम कंडीशन डिवाइडेड बाय मास, वो होता है जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या होता है भाई? तो जी इफेक्टिव होता है टेंशन का वैल्यू एट इक्विलिब्रियम, टेंशन का वैल्यू एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय मास, ये होता है जी इफेक्टिव निकालना है, और उसका यूज कर देंगे फॉर्मूला में, टाइम पीरियड मिल जाएगा। मींस टेंशन एट इक्विलिब्रियम चाहिए। अब टेंशन एट इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा भाई? तो टेंशन तो अननोन है, नहीं पता आपको, लेकिन बाकी सारे फोर्सेस नोन है, mg लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ये सब नोन होगा। तो आपको क्या करने हैं कि बाकी सारे का रिजल्टेंट निकाल लो, बाकी सारे का क्या कर लो, रिजल्टेंट निकाल लो तो मिल जाएगा। बाकी सबका कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे, तो ये मैंने दिखाया था लास्ट क्लास में। देखो किसी पेंडुलम पे बहुत सारे जब फोर्सेस लग रहे हो, F1 F2 F3 ये सब लग रहे हो और टेंशन भी लग रहा है, तो चाहे तो तुम टेंशन फोर्स निकाल लो डिवाइडेड बाय मास कर दो, या तो फिर टेंशन का फोर्स छोड़ो, बाकी सबका रिजल्टेंट निकाल लो। तो F1 F2 F3 ये अगर तीन है तो इन तीनों का निकाल लो एट इक्विलिब्रियम, इन तीनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय m। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में T1 टेंशन और ये सारे फोर्स इक्वल टू 0 है, मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो टेंशन का वैल्यू क्या होगा, बाकियों का रिजल्टेंट का इक्वल एंड अपोजिट। टेंशन का वैल्यू क्या है, बाकी जो फोर्सेस हैं उनके रिजल्टेंट का इक्वल एंड अपोजिट। तो तुम्हें टेंशन का वैल्यू लिखने हैं, तो इसका मतलब टेंशन का वैल्यू वही है जो बाकियों का रिजल्टेंट है। टेंशन अननोन है लेकिन बाकी नोन है, तो इनका निकाल दो रिजल्टेंट। तो टेंशन का छोड़ दो, बाकी सबका नेट निकाल दो, उसका वैल्यू डिवाइडेड बाय m, ऑसिलेटिंग सिस्टम का जो मास है वो, इससे मिल जाएगा तुम्हें जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव मिल जाए तो फिर आपका टाइम पीरियड ओमेगा जो निकालना है निकल जाएगा। फिर से बता रहा हूं, जी इफेक्टिव होता है टेंशन का वैल्यू एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय m, या फिर टेंशन छोड़ दो, बाकियों का रिजल्टेंट डिवाइडेड बाय m। फॉर एग्जांपल लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड, लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड, तो इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा, एक mg लगेगा, एक m0 भी लगेगा, सूडो फोर्स क्या क्या लगेगा, mg भी लगेगा, m0 भी लगेगा, बाकी सब मान लो नहीं है, चलो दो ही है। तो चाहे तो टेंशन लिख दो, तो टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई इक्विलिब्रियम में, mg प्लस m0, टेंशन का वैल्यू mg प्लस m0, तो mg प्लस m0 डिवाइडेड बाय m कर दो, g प्लस a0 मिल जाएगा, यही हो जाएगा। या तो फिर मैंने बोला कि टेंशन छोड़ दो, बाकी दोनों जो फोर्स हैं उसी का भाई नेट निकाल लो, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो mg प्लस m0 करो डिवाइडेड बाय, यही काम करना है। तो जी इफेक्टिव जैसे ही g प्लस a0 मिला रख देंगे, मिल जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से जी इफेक्टिव निकालते हैं और इसका हम लोग भी क्वेश्चन में यूज करेंगे तो समझ जाएंगे। ये आप माइंड में सेट कर लो, हाउ टू फाइंड जी इफेक्टिव फॉर सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल है भाई, जहां भी पेंडुलम है उसके फ्रेम में बैठ जाओ, जहां से सस्पेंडेड है पेंडुलम वहीं पे समझो तो पहुंच जाओ चीटी बन जाती है। और देखो पॉइंट कि कैसे कैसे ये ऑसिलेट कर रहा है, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका नेट निकालो, सिर्फ टेंशन छोड़ करके वो निकाल लो और वो डिवाइडेड बाय हम कर दो, मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे और इसका यूज करके देखो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं उसका भी हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो इसका यूज कर रहा है उसी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 14.17 एनसीईआरटी का 14.17, पेज नंबर है 38, 14.17 पे चलो। तो इसको समझा जाए क्वेश्चन को। सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ हैविंग बॉब मास एम सस्पेंडेड इन कार, कार में सस्पेंड कर दिया। द कार इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस r with uniform speed v. The pendulum makes a small oscillation in the radial direction about its equilibrium position. What will be the time period? Time period बताना। क्वेश्चन समझ लो। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने हैं, लेकिन ये नॉर्मल फ्रेम में नहीं है। कहाँ है? कार में। कार में सस्पेंड कर दिया सीलिंग से और कार को एक्सेलरेट करा दिया हॉरिजॉन्टली। लिफ्ट में भी हो सकता था, लिफ्ट को वर्टिकली एक्सेलरेट करा दिए होते। तो अभी इस वाले कार फ्रेम में अब देखोगे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, तब जाके इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो भाई जो मैंने बताया है जी इफेक्टिव विल चेंज, जी इफेक्टिव जी नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो वो जी इफेक्टिव निकाल लो, टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी कर देंगे। निकालो भाई टाइम पीरियड के लिए जी इफेक्टिव। देखो इस पे क्या क्या फोर्स लगेंगे, ये है मान लो इधर है इसमें। अच्छा ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कार कर रहा है, इसका मतलब जिस सर्कल पे ये कार चलेगा ऐसे उससे अवे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि तुम पहुंच जाओगे इसी कार फ्रेम में बैठे हुए पीछे। देखोगे भाई अगर ये कार ऐसे चल करके इधर सर्कुलेट करेगा इधर, तो ये पेंडुलम जो ऐसे था वो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इधर बेंड करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा। इसका चाहे तो हम लोग एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हैं। अगर मान लो इसका एक्सेलरेटर राइटवर्ड कर दें, अभी तो वर्टिकल ही है, अगर राइटवर्ड एक्सेलरेशन कर दें तो ये थोड़ा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होकर के इक्विलिब्रियम बनाएगा। अगर इसको एक्सेलरेट करा दें तो थोड़ा लेफ्टवर्ड हो जाता है, वर्किंग। अगर इसको इधर एक्सेलरेट कराएं तो एक्सेलरेट कराने का मतलब क्या है, वेलोसिटी बढ़ाते जाना। तो मैंने स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी बढ़ाया, बाद में वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रख दिया, तो फिर क्या होगा, जब तक ये एक्सेलरेशन रहा तब तक ऐसे रहेगा, फिर ऐसे आ जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी। हम लोग तो एक्सेलरेशन मेंटेन नहीं कर सकते ज्यादा टाइम तक, इसलिए देखो स्टार्टिंग में जैसे ही इसका जीरो से कुछ वेलोसिटी बनाया तो ये इधर आ गया। फिर इधर क्यों आया, क्योंकि वो मेंटेन नहीं करता है इंक्रीजिंग स्पीड। इसलिए अब इसको मान लो अगर हम लोग सर्कुलेट कराना चाहें, मान लो मैं सर्कुलेट कराऊं किसी डायरेक्शन में, इधर से मान लो ऐसे जाते हैं, ऐसे सर्कुलेट कराते हैं, इधर सर्कुलेट कराएंगे तो सर्कुलेशन के टाइम में जैसे इधर सर्कुलेट कराएंगे तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा पेंडुलम। अब होगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी फ्रेम में बैठ के कर देते, ये ऐसे चल करके ऐसे सर्कुलेट कराएं, वैसे ही होगा भाई। सर्कुलेट जब कराते हैं तो ऐसे ही तो होता है, ऐसे सर्कुलेट कराएंगे तो क्या होगा, आउटवर्ड जाएगा सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि आउटवर्ड जाएगा तभी तो टेंशन का एक कंपोनेंट इनवर्ड मिलेगा तो सेंट्रीपिटल मिल पाएगा। इसको अगर सर्कुलेट कराएं, ऐसे ऐसे सर्कुलेट कराएं तो इसको कौन दे रहा है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल कौन दे रहा है, टी साइन थीटा ही दे रहा है ना। मतलब इसका जो टेंशन का फोर्स है वही तो दे रहा है, ऐसे ऐसे सर्कुलेट जो कर रहा है, तो इसमें टेंशन का फोर्स इसका कंपोनेंट है।
टी साइन थीटा। अगर वर्टिकल से फोर्स है टी कॉस थीटा, मान लो वर्टिकल से थीटा एंगल बनाया हो, तो ये टी कॉस थीटा तो इसका वेट को बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा ही दे रहा है, तो सेंट्रीपिटल तो चाहिए ना। तो अगर इसको हम लोगों ने कार में रखा और इसको कार को ऐसे मूव कराया, तो इसको एक सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, ऐसे लगेगा, तभी तो इसको टेंशन ऐसे हो पाएगा, टेंशन का कंपोनेंट मिल पाएगा। तो इस तरह से जो अब जी इफेक्टिव निकालना है तुम्हें, तो कौन कौन सा फोर्स लगा भाई इस पे, तो एक फोर्स लगा अवे फ्रॉम द सेंटर, जो कि हॉरिजॉन्टल में लगेगा, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल में लगेगा, मींस ये बॉब जो हो जाएगा वो वर्टिकल से थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, सच दैट कि इस पे ये जो लगा है फोर्स सेंट्रीफ्यूगल लगा है, और ये लगा है mg, इसके इफेक्ट में थोड़ा इधर हो गया ये, और इस कंडीशन में ऐसे ये सर्कुलर मोशन करना चाहा कार के साथ, कार के साथ इस तरह का सर्कुलर मोशन ये करना चाहेगा। ये है ना टेंशन का एक कंपोनेंट हो जाएगा, बोलो ठीक है यहाँ तक। टेंशन का कंपोनेंट टी कॉस थीटा, अगर ये थीटा एंगल है तो इधर हो जाएगा टी साइन थीटा, जो कि प्रोवाइड करेगा। इसलिए दो ही फोर्स तो लग रहे हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक है mg फोर्स और एक है टेंशन। टेंशन का तुम्हें टेंशन लेना नहीं है, जी इफेक्टिव चाहिए। अब टेंशन का वैल्यू तो नोन नहीं है ना, वो तो निकालने पड़ेंगे, तब जाकर डिवाइडेड बाय मास करोगे, वो निकालने के लिए भी बाकियों का रिजल्टेंट निकालने पड़ेंगे। इससे अच्छा हम लोगों ने फॉर्मूला में याद कर लिया कि बाकियों का रिजल्टेंट मींस नेट ऑफ ऑल द फोर्स एक्सेप्ट टेंशन डिवाइडेड बाय मास करेंगे। तो बताओ भाई ये फोर्स है और एक ये है, बस यही दो है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो क्या करेंगे अंडर रूट mg का स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर बाई r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m अंदर जाएगा, सबको शहीद कर देगा। m अगर अंदर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा अंडर रूट g स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई r का होल स्क्वायर। यही हो गया g इफेक्टिव का वैल्यू। तुम्हें तो चाहिए था टाइम पीरियड, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तो टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड क्या मिल जाएगा बोलो 2 पाई अंडर रूट l इफेक्टिव तो l ही है, g इफेक्टिव का वैल्यू हो गया अंडर रूट g स्क्वायर प्लस v का पावर 4 डिवाइडेड बाय r, यही मिल जाएगा। यही हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड। तो जी इफेक्टिव ऐसे निकाल लिया। अगर इस कार को मान लो सर्कुलर में कराया, इस कार को चाहता तो ये हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेट करा सकता था, मान लो कार का मान लो हॉरिजॉन्टल में ही एक्सेलरेशन करा देते, अलग क्वेश्चन है। मान लो इधर एक्सेलरेशन दे दिया a0 इज इक्वल टू मान लो √3 मीटर पर सेकेंड या 10√3 मीटर पर सेकेंड, ऐसा दे दिया। मान लो 10√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, कितना है 10√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। तो तुम्हें दो चीज पूछ सकता है, एक तो इक्विलिब्रियम में एंगल पूछ सकता है, और इसका टाइम पीरियड बताओ कितना हो जाएगा। ऐसे ही रखने वर्क करो, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड है, कार इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली, इसका एक्सेलरेशन वैल्यू दिया हुआ है 10√3, जी का वैल्यू 10 लेना, टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम का वैल्यू तो होगा 2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा कितना, जी इफेक्टिव के लिए तुम देखोगे mg फोर्स, साथ में देखोगे सुडो फोर्स कितना ma0, और ये है mg, दोनों है परपेंडिकुलर, इसलिए टेंशन का वैल्यू या जी इफेक्टिव बोले हम लोग तो वो हो जाता है टेंशन एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय मास, और टेंशन एट इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट अंडर रूट क्या ma0 स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, ऐसा करेंगे डिवाइडेड बाय m करेंगे, mm तो कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट a0 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, ये मिला, बस टाइम पीरियड मिल जाएगा, जी इफेक्टिव का वैल्यू ये। इस तरह से काम कर देंगे, 10√3 तो 10√3 डाल देंगे, कोई बात नहीं, जितना वैल्यू है डाल देंगे और मिल जाएगा। ठीक है, ये लिख लो कार हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। क्लियर है यहां तक? अब देखो ये समझ गए, इसका हम लोग एनसीईआरटी वाला देखें तो एनसीईआरटी में था सर्कुलर टर्न ले रहा था, कौन
कार्ड सर्कुलेटर ले रहा था तो आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा था। द बॉब ऑफ द पेंडुलम हैज टू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दो है, ठीक है, एक्टिंग वर्टिकली, और एक है द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इफेक्टिव जी डैश हो गया, वो जी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख दिया, जी स्क्वायर प्लस ए लिख दिया, ठीक है, यही है। दो एक्सेलरेशन चाहे सेंट्रीपिटल टर्म में समझो या उसके फ्रेम में सेंट्रीफ्यूगल के टर्म में समझो, ये दो एक्सेलरेशन थे एक्सेप्ट टेंशन, टेंशन फोर्स छोड़ दो, तो टाइम पीरियड कितना हो गया, ये हो गया, वैल्यू रखो, बोलो ठीक है। तो इस तरह का कभी भी आएगा कि पेंडुलम का फ्रेम जहां से सस्पेंडेड है वही एक्सेलरेटेड हो, तो उसका एक्सेलरेशन हम लोग, एक्सेलरेटेड हो तो सूडो फोर्स लगा देंगे, नहीं एक्सेलरेटेड हो और कोई फोर्सेस हो वो भी लगा देंगे, सारे फोर्सेस लगा करके टेंशन छोड़ दो, बाकी का रिजल्टेंट ले लो तो मिल जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन है 14.18, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए। 14.18 देखा जाए, पढ़ो जोर से, क्या लिखा है, जोर से पढ़ो। भैया आवाज नहीं निकालोगे काम नहीं होगा। एंड देन रिलीज, कॉर्ड को डिप्रेस किया, थोड़ा सा डिप्रेस करके और फिर इसको रिलीज कर दिया, सो दैट द कॉर्ड ऑसिलेट्स अप एंड डाउन सिंपल हार्मोनिकली विद द टाइम पीरियड। दिस rho is the density of the cork, ignore the damping force due to viscosity of liquid। ये बता रहे हैं, क्वेश्चन तो समझ गए। देखो यहाँ दे दिया है डायग्राम, मान लो ये डायग्राम खुद ही बना लेंगे। एक कॉर्क है, ये है वाटर लेवल, वाटर लेवल तो यही है, वाटर लेवल ये है। अब इसका निकालना है, चलो कोई बात नहीं, ये डायग्राम हम अलग से बना लेंगे। सिलिंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क है और उसका काम करना है, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे काम करेंगे, ठीक है। तुम्हें पता ही है टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम। सिचुएशन दिया है, कोई इक्वेशन तो दिया नहीं जो कंपेयर कर ले कि सिंगल हार्मोनिक में है या नहीं है, या एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर है या नहीं है, दो ही तो है, दो ही कंडीशन होते हैं चेक करने के, सिंपल हार्मोनिक है या नहीं और टाइम पीरियड निकालने के। चाहे तो ये देख ले सिंगल हार्मोनिक में हो, या तो फिर एक्सेलरेशन देख ले भाई, एक्स आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट में प्रोपोर्शनल टू एक्स आए, तो ये दो कंडीशन है, ये सिचुएशन के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। और ये डायरेक्ट इक्वेशन दिया रहेगा तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली निकाला जाए, तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से काम किया जाए। सिलिंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क है, तो चलो भाई एक पीस ऑफ कॉर्क हमने रख दिया, सिलिंड्रिकल ये है, और ये कहाँ पे है भाई, कौन सा लिक्विड, बोलो भाई, डेंसिटी रो वन नहीं, रो एल होगा, चलो रो वन है तो रो वन समझो, लेकिन रो एल है लिक्विड का डेंसिटी, और डेंसिटी सॉलिड का है वो रो है, यही है ना क्वेश्चन में, बस ये फ्लोट कर रहा है। सिलिंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क ऑफ बेस एरिया ए एंड हाइट h, अच्छा इसका पूरा हाइट क्या हो गया h, पूरा हाइट h है और ये बेस एरिया इसका a है, और ये क्या कर रहा है भाई, तो ये फ्लोटिंग कंडीशन होगा, है भाई ऐसे है रखा हुआ है, फ्लोटिंग कंडीशन में है अपना। द कॉर्क इज डिप्रेस्ड स्लाइटली, अब थोड़ा सा इसको डिप्रेस कर दें स्लाइटली और देन रिलीज किया, सो दैट वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ द कॉर्क, सिंपल हार्मोनिकली है, और ये इसका निकालना है टाइम। सिचुएशन दिया है ना, क्या दिया है, तो क्या करेंगे, स्प्रिंग जैसे होता था स्प्रिंग मास सिस्टम, क्या करते थे पहले तो मीन ढूंढते थे, फर्स्ट स्टेप क्या था, फाइंड द मीन, मीन के लिए इक्वेशन लिख लो एक, उसके बाद मीन से x या y डिस्प्लेसमेंट कराओ और उसका एक्सेलरेशन लिखो और देखो। तो देखो भाई मीन पोजीशन में इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, तो बताओ एट इक्विलिब्रियम यानी मीन पोजीशन पे क्या होगा इक्वेशन, मीन पे कुछ तो होगा, वेट फोर्स इज काउंटर बैलेंस बाय बर्न फोर्स थ्रस्ट, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वेट फोर्स विल बी इक्वल टू बर्न थ्रस्ट। और बताओ अगर वेट फोर्स अगर हम लोग देखें इसका है वेट रो, मास है रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है एरिया इनटू एच, बेस एरिया इनटू एच और इनटू जी, बताओ ये है, ये वेट है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास हो गया इनटू जी, ये है बर्न फोर्स। अब थ्रस्ट क्या होता है, क्या होता है, कितना वैल्यू,
वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय फोर्स। लिक्विड सॉलिड आया, लिक्विड का कुछ हटाया वॉल्यूम और अपना स्पेस बनाया, तो जितना लिक्विड हटाएंगे उतने वॉल्यूम लिक्विड का वेट, वही है अपथ्रस्ट बाय फोर्स, वही इसका वेट को बैलेंस किया हुआ है। तो इसलिए अपथ्रस्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, तो जैसे इसका लिखा था डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मतलब इतना दूर जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, मान लो ये कुछ हाइट ले ले भाई, जो इतना था मीन पे कुछ तो हाइट होगा अंदर में, मान लो एल, एल तो कोई पैरामीटर नहीं दिया है ना, नहीं दिया है, एच खाली दिया हुआ है, तो इसलिए एल हम लोग समझ लेते हैं इक्विलिब्रियम लेंथ इनसाइड द लिक्विड, इक्विलिब्रियम लेंथ है। तो यहाँ लिखेंगे इसका वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम, तो कितना एरिया इनटू एल, इतना ही वॉल्यूम तो डिस्प्लेस हुआ है, बेस एरिया इनटू एल इनटू डेंसिटी कितना रो एल लिक्विड का, ये हो गया मास डिस्प्लेस इनटू जी। बताओ क्या कैंसिल, जी हो जाएगा कैंसिल, चलो जी भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, कोई बात नहीं, अभी जो भी कैंसिल होना है होगा, कोई बात नहीं, भी इतना रख करके छोड़ देते हैं, एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, एक इक्वेशन है। जैसे स्प्रिंग के लिए mg = kx0 लिख करके छोड़ देते थे, mg = kx0 लिख के छोड़ दिया, एक इक्वेशन। हमें निकालना है कि इसको मीन से x या y डिस्प्लेसमेंट कराने के बाद का डिस्प्लेसमेंट, वो चेक करना है ना, तो क्या करेंगे अब इसको इस मीन से क्या करें, डिस्प्लेस करें। अगर इसको डिस्प्लेस करते हैं डाउनवर्ड में, मान लो x डिस्टेंस फर्दर, तो इस कंडीशन में ये अब सिलेंडर हो जाएगा ऐसे, बोलो ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये सिलेंडर, और ये अब डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो हाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताओ, L + x, बोलो भाई L + x है अब अंदर में, लिक्विड के अंदर अब हो गया L + x, कोई डाउट है, ऊपर क्या हो गया, ऊपर में और कम रह गया, x से ये नीचे हमने डिप्रेस कर दिया मीन से, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह समझो, जिस तरह से स्प्रिंग में था, मीन है, इक्विलिब्रियम है ना, कुछ एक्सटेंशन इसमें कुछ इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन तो है। अगर मैं इसका वेट को अपने हाथ से बैलेंस कर लें तो नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग तो ये है नेचुरल लेंथ, लेकिन ये मीन नहीं है, तो हमने पकड़ रखा है। अगर मैंने छोड़ दिया इसको तो ये आराम से छोड़ेंगे, तब जाकर ये मीन पे बिना कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन ऐसे रहा, तो मीन पे भी तो है x0, तो इक्वेशन लिख देते हो ना mg = kx0। उसके बाद इसको फर्दर हम लोग x0 इलोंगेशन से x और ले जाते हैं मीन से, तब mg और इधर अपवर्ड लगेगा mg, नीचे डाउनवर्ड और अपवर्ड लगेगा kx0 + x, तब जाके इसको छोड़ते थे तो ऑसिलेशन करता था टाइम पीरियड का। वैसे ही इसमें भी क्या किया, पहले समझो ये है, उसका इक्वेशन लिख लिया, अब इसको L + x हो गया ओवरऑल, तो अब बताओ इस पे नेट फोर्स क्या होगा जब ये x डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तब इसका मतलब ये हो गया कि अपवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाएगा बैकवर्ड फोर्स, माइनस ये mg इतना वैल्यू का होगा, और वो होगा रीस्टोरिंग, क्योंकि हमने x एक्सिस इधर ले लिया है पॉजिटिव, बोलो x एक्सिस इधर पॉजिटिव ले लिया, इधर डिस्प्लेस का है, नेट फोर्स इधर डेवलप होगा, कितना वैल्यू है ये अपवर्ड फोर्स माइनस वेट फोर्स, इतना नेट फोर्स है, लेकिन किधर, मीन की तरफ, वो रीस्टोरिंग टेंडेंसी ये दिखा, ये फोर्स लार्जर वैल्यू है, लार्जर माइनस स्मॉलर कर रहे हो, इसलिए वैल्यू ये मिला पॉजिटिव, लेकिन यहाँ नेगेटिव बताएंगे रीस्टोरिंग नेचर दिखाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, कितने लोग समझे यहाँ तक क्लियर, तो बस काम ही खत्म हो गया फिर तो। अब बताओ इक्वेशन लिख देते हैं, माइनस अपथ्रस्ट बोलो कितना, वॉल्यूम पहले कितना, एरिया इनटू कितना L + x, ये तो हो गया वॉल्यूम इनटू रो लिक्विड इनटू g माइनस पहले वाला बताओ रो इनटू एरिया इनटू h, ये था रो इनटू एरिया इनटू h टोटल वॉल्यूम इनटू g, बोलो यही है। अब ये देखो इसको हम लोग यही वाला इक्वेशन अब यूज होगा, कुछ कैंसिल भी होंगे, माइनस a l रो l g जानबूझ के ऐसे एक्सपेंड कर दे रहे हैं, प्लस a x रो l g माइनस रो a h g, बताओ कौन कौन सा कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं, यही तो था, इसी तो मैंने कट भी नहीं किया था कि यही वाला आएगा, डायरेक्ट कट करेंगे, a l रो l g, a l रो l g, a l रो l g है वो a रो h g है, a रो
इसलिए कैंसिल हो गया। मिला क्या हमें, बोलो, माइनस ए रो एल जी एक्स, एक्स थोड़ा साइड में कर दे रहे हैं क्योंकि फोर्स हमें इस तरह से प्रोपोर्शनल टू एक्स दिख रहेगा। और यहाँ से अगर ये दिख गया तो एक्सेलरेशन का भी वैल्यू मिल जाएगा एक्स डिस्प्लेसमेंट पे, फोर्स डिवाइडेड बाय मास करके। बताओ भाई फोर्स कितना था, बोलो, माइनस ए रो एल जी एक्स डिवाइडेड बाय मास कितना, ए एच, हाँ रो ए एच, यही है। जी तो लिखने की जरूरत नहीं है, मास चाहिए हमें, मास चाहिए, समझे नहीं चाहिए मास। क्या कैंसिल होगा, एरिया कैंसिल हो गया, बचा क्या भाई, तो माइनस ऑफ, बोलो एरिया कैंसिल हो गया तो रो एल जी डिवाइडेड बाई रो इंटू एच, यही मिला। ये जब मिला तो अब बता दो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। अब तो जब एक्सेलरेशन मिल गया तो पता ही है तुम्हें, बट ए एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट रो एल जी डिवाइडेड बाई रो एच। इसलिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, जैसे 2 पाई रो एच डिवाइडेड बाई रो एल इंटू जी। बोलो ठीक है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसका आंसर में रो एच डिवाइडेड बाई रो एल इंटू जी, रो एच डिवाइडेड बाई रो एल इंटू जी। इसने अपना इक्विलिब्रियम वाला नहीं लिखा इक्वेशंस, डायरेक्ट लिख दिया कि नेट फोर्स हमारा ये होगा। ठीक है, नेट फोर्स हमारा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड एडिशनली जो वाई डिस्प्लेसमेंट किया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीधा। हम लोग इस मास सिस्टम सीधा माइनस के एक्स भी तो लिख सकते थे, लेकिन दिखाया मीन का लिखा, फिर एक्स फर्दर किया, तो आपको ऐसे दिखाने पड़ेंगे। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है क्वेश्चन नंबर 14.17, 14.18 कॉर्क वाला था हम लोगों ने पहले फ्लोटिंग कंडीशन में। ये है एट इक्विलिब्रियम। जल्दी लिखो। देखिए तो इसके बाद में ये क्वेश्चन है।
लिखिए। चलो अब देखो, इसके आगे एक और क्वेश्चन है यूट्यूब, ये वाला भी बहुत आता है क्वेश्चन, और इसका तो मैंने शायद वीडियो में भी दिखाया था। कोई बात नहीं, वीडियो में आज दिखा दूंगा, लेकिन अभी के लिए वेव मोशन वाले क्लास में दिखा दूंगा। वेव मोशन में वैसे भी वीडियो चाहिए, उस पर काम होता नहीं। तो ये है लिक्विड, हम लोगों ने यूट्यूब में लिक्विड रखा है। अब एक तरफ से हम लोग इसको पाइप के थ्रू या सक्शन पंप के थ्रू अगर सकिंग एक्शन दिखाएंगे, इधर से एयर कुछ निकालना चाहेंगे, सकिंग करेंगे, तो ये लिक्विड का लेवल अपने आप ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सकिंग किया तो प्रेशर डाउन, इधर प्रेशर एटमॉस्फेरिक, तो ये क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। इसको थोड़ा सकिंग एक्शन दिखाया, या तो फिर मुंह में डाला ऐसे और थोड़ा सकिंग कर लिया, लिक्विड का लेवल जो ऊपर उठ गया तो उसके बाद छोड़ दिया, हटा लिया, तो फिर वो ऑसिलेट करने लग जाएगा। तो देखा है कि नहीं, लोग टैंक में मान लो पानी है, या बाइक में पेट्रोल है टैंक में, उसको नीचे निकालना है तो पाइप डाल देते हैं उसके टैंक में। चोरी करना हो पेट्रोल अगर किसी के बाइक से, तो उसके टैंकी खोल दिया, ठीक है। कभी ऐसा होता है, पानी का भी ऐसा होता है, टैंक से मान लो हमें निकालना है, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा हम लोग निकालें, उसमें एक पाइप डाल करके और मुंह से सकिंग एक्शन करके जब पानी आने लग जाए तो उसको नीचे रखे रहो, तो वो निकलता जाएगा, टैंक ऑलमोस्ट खाली हो जाएगा, उसके बाद जाके काम करो। तो जरूरी नहीं कि बकेट से निकाले, वो छोटा पाइप डाल दिया ऐसे, लटका दिया, तो क्या होगा कलर ऐसे, तो उसको मुंह में डाल के सकिंग एक्शन करते हैं, तो उससे फिर पानी या पेट्रोल आने लग जाता है, तो उसके बाद उसको बोतल में डाल दो तो पेट्रोल आ जाएगा इसमें, ऐसा करते हैं। तो वही है सकिंग एक्शन, यह स्ट्रॉ जो जैसे सकिंग करते हो वैसे ही। अब इसको थोड़ा वाई लेवल या एक्स लेवल ऊपर उठ जाए जब इसके, अभी पहले तो कॉमन था, दोनों लिंब में सेम लेवल थे, अब इसको थोड़ा उठा के छोड़ दिया जाए तो फिर ये ऐसे करेगा, ये थोड़ा नीचे है, ऐसे। इसका टाइम पीरियड चाहिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्कूल वाले को पूछते हैं, यूट्यूब वाला क्वेश्चन फेमस है, पढ़ो क्या लिखा है।
14.19 पढ़ो जोर से और अंडरलाइन करो। प्रेशर डिफरेंस मेंटेन कर दिए अक्रॉस द टू लिंब। कैसे? थ्रू द सक्शन पंप प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर लिए, मेंटेन किए हुए हैं। जब तक मेंटेन किए तब तक वो पकड़ के रखेगा, हाइट उठा के रखेगा। जैसे ही छोड़ा नीचे आ जाएगा। सो दैट व्हेन सक्शन पंप इज रिमूव्ड, जैसे ही रिमूव किया, देन द लिक्विड इन द U2 एग्जीक्यूट सिंपल रनिंग। सक्शन पंप ये तो करता है, सकिंग एक्शन दिखाता है। कोई डेंटिस्ट के यहाँ गया होगा तो वहाँ पे सक्शन बोलता है डॉक्टर सक्शन लगाओ, तो जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो क्या करता है, मुंह में सक्शन डाल देता है कि जो भी लिक्विड आए वो ऐसे निकलता जाए, सक करके उसको निकाल दें। तो बार बार उसको प्रॉब्लम होगा, पानी जो है भर जाएगा, इसलिए सक्शन पंप लगा देते हैं। उसके बाद उसमें अब पानी से भी सफाई करते हैं लोग, उसमें करता है कि नहीं? गया कि नहीं डेंटिस्ट के यहाँ? अरे उधर साहब एक बार डेंटिस्ट के यहाँ कोई गया होगा ना, कोई सफाई कराया होगा, ऐसे ही बचपन से ऐसे ही सफाई नहीं किया कोई, तो डाल देता है भाई सक्शन पंप, पानी का वो प्रेशर मारेगा, फंसे होंगे अगर मान लो कुछ तो वो निकाल भी देगा, और प्रेशर से फोर्स मारा जाता है उस पर, वाटर का प्रेशर। और वाटर का प्रेशर तुम तो भाई कर रहे हो उसकी सफाई, और वो जो पानी भर रहा है तो उसको बार बार थोड़ी पेशेंट को बोलोगे कि अब ये करो, तो उसके सक्शन पंप डाल देते। ठीक है, ये बात अलग है कि डॉक्टर उतना ख्याल नहीं रखते, और एक सक्शन पंप एक के मुंह में डाला, फिर नेक्स्ट आया उसमें भी फिर वही डाल दिया, उसको गया भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर वही डाल दिया, फिर नेक्स्ट आया उसमें भी वही डाल दिया। तो ऐसा चलता है, चल रहा है। ठीक है, जब डेंटिस्ट के यहाँ जाना तो बोलने पहले दो सक्शन पंप अगर यूज करना है तो चलो बैठ जाए। तो U2 ऑसिलेशन ऑफ ए लिक्विड कॉलम। देखो भाई, अब ये तो क्वेश्चन तो समझ गया, सक्शन पंप उधर लगाया था राइट में, लेफ्ट में किधर लगा था सक्शन पंप? राइट में, यहाँ पे लगा है सक्शन पंप। अब ये रिलीज जब कर दें तो YouTube में SHM करेगा और इसका टाइम पीरियड चाहिए। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पता है तुम्हें, मीन पोजीशन में दोनों तरफ सेम लेंथ है, दोनों तरफ सेम लेंथ है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम लेवल दिखा दिया डॉटेड लाइन से। अब जैसे इसको y लेंथ ऊपर ले गए, मान लो x के बदले में y, तो कोई y भी डिस्प्लेसमेंट पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आना चाहिए y डिस्प्लेसमेंट में माइनस ओमेगा स्क्वायर y, बोलो ऐसा आना चाहिए। तो y की तरफ इसको डिस्प्लेस कराया मीन से y पे, तो इधर y नीचे आ जाएगा, टोटल डिफरेंस क्या हो जाएगा 2y, टोटल डिफरेंस 2y। अब बताओ नेट फोर्स कितना होगा, अब इस पे रीस्टोरिंग कराने वाला फोर्स कितना होगा? तो लिक्विड में लेवल डिफरेंस हो गया 2y का। तो सोच लो भाई, जो चाहेगा कि ऐसे ये चल के इक्विलिब्रियम में आ जाए, इधर से जो फोर्स लगाएगा वो, और इधर से जो लगाएगा वो। अब जैसे सक्शन पंप हटाया तो इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब किसी एक लेवल पे तुम देखो तो इधर वाला जितना लगाएगा फोर्स, उससे ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, कितना ज्यादा लगाएगा? तो ये तो भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इतना का प्रेशर जो भी आएगा, यहाँ मान लो ये इतने का प्रेशर है P0 और ये है P80M 1 ATM, तो 1 ATM प्लस P0 इंटू एरिया लगाएगा फोर्स, ये लगाएगा 1 ATM प्लस P0, इधर कितना का P0 और प्लस ये इतने का जो प्रेशर प्रोड्यूस हुआ वो भी तो एक्स्ट्रा लगाएगा। तो ये एटमॉस्फेरिक प्लस P0 का तो इधर से भी लग रहा था, एटमॉस्फेरिक प्लस P0 का इधर भी लग रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा लग रहा है। सो दिस इज द नेट फोर्स। इधर फोर्स लग रहा है मान लो 100 न्यूटन, ये दोनों मिल करके, तो इधर भी एटमॉस्फेयर और ये वाला इतना हाइट मिल करके 100 न्यूटन लगाया, लेकिन ये वाला इतना लगाया 20 न्यूटन, तो इधर से तो 120 लगा, इधर से 100 लगा, तो डिफरेंस क्या 20 क्या इसका, इसके चलते जो फोर्स लग रहा है वही तो है नेट फोर्स का वैल्यू। रीस्टोरिंग बोलो क्लियर है? नेट क्या है, जो इधर ये जो है लिक्विड 2y हाइट का, इस लिक्विड का जो प्रेशर यानी फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वही है नेट फोर्स।
क्योंकि जो कहीं भी देखो, किसी भी हाइट पे देखो, तो ये वाला जितना फोर्स लगाएगा उतना ही ये लगाएगा। सो ओवरऑल इस पूरे लिक्विड सिस्टम को जो रिस्टोर कराने वाला है वो इतने दूर का लिक्विड के चलते जो प्रेशर क्रिएट होगा उससे जो एडिशनल फोर्स लगेगा वही है नेट फोर्स। अगर यहां पे देखो तो एटमॉस्फेरिक से फोर्स लगेगा, यहां पे देखो तो एटमॉस्फेरिक प्लस 2y का, तो 2y का ही तो नेट है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो क्या लिख दें नेट फोर्स? बोलो y पे, y डिस्प्लेसमेंट पे नेट फोर्स जो लिखेंगे वो क्या होगा? कितने प्रेशर के चलते कितना होगा भाई? रो जी एच, याद है ना? प्रेशर जो बनता है वो क्या बनता है? रो जी एच। तो यहाँ जो बनेगा एक्स्ट्रा फोर्स वो होगा रो मरकरी का इंटू जी इंटू एच, कितना? 2y। ये हो गया तुम्हारा कितना? रो जी एच प्रेशर हो गया इंटू एरिया। इतना फोर्स लगेगा, क्लियर है? इतना फोर्स लगेगा, तो इसलिए बताओ नेट फोर्स, और ये रीस्टोरिंग होगा। वाई एक्सिस अगर मान लो अपवर्ड लिया है तो डाउनवर्ड लगेगा, तो बताओ भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस रो जी टू ए वाई आ गया प्रोपोर्शनल टू वाई। फोर्स आ गया तो एक्सेलरेशन भी आ गया, एक्सेलरेशन एट वाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अपॉन मास। बोलो भाई माइनस रो जी टू ए वाई फोर्स है, डिवाइड बाय मास कितना? मास किसका? जो सिस्टम ऑसिलेट करेगा उसका। कौन ऑसिलेट करेगा? कौन ऑसिलेट करेगा? U2 का लिक्विड। उस लिक्विड का मास चाहिए कितना? तो ये जो बेंडिंग हुआ है ना उसको नेग्लेक्ट करना, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया हुआ कि ये कितना है, कितना सेपरेशन है, इसलिए ऐसे समझना U2 मतलब ये जो है और ये है, इतना ही काउंट करना है। ये वाला पोर्शन काउंट करने की जरूरत नहीं है। कितना था भाई पहले? तो मान लो पहले अगर h हाइट था, टोटल अगर मान लो टोटल लिक्विड जो इसमें है यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल लिक्विड इसने भी कुछ लिया होगा, तो वही हम लोग भी ले लेंगे। A कंटेन्स लिक्विड डेंसिटी अप टू हाइट h, मान लो हाइट h तक, तो हाइट इधर h इधर h, तो 2h हाइट, 2h हाइट का जितना मास होगा तो कितना हो जाएगा बताओ? रो इंटू एरिया इंटू, बोलो ठीक है? ये मास, मास कितना होगा इस लिक्विड का? तो टोटल वॉल्यूम एरिया इंटू की टोटल लेंथ h और h 2h, और ये डेंसिटी, क्लियर है? ये भी डेंसिटी वही था, डेंसिटी डेंसिटी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और y डिस्प्लेसमेंट पे मिल जाएगा कितना? और क्या कैंसिल होगा? a भी कैंसिल हो जाएगा, a भी कैंसिल हो जाएगा, रो भी कैंसिल हो जाएगा। चलो भाई a भी कैंसिल करो तो क्या मिल जाएगा? g y डिवाइडेड बाई h, 2 भी कैंसिल। चलो भाई a इतना आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया, ये माइनस साइन रीस्टोरिंग नेचर। इट मींस ओमेगा का वैल्यू क्या मिला? अंडर रूट g बाई h, इसलिए टाइम पीरियड क्या मिल जाएगा? 2 पाई अंडर रूट h अपॉन g, ये मिल जाएगा। यही आ गया। इसमें देखो क्या लिखा है, पढ़ो। ये है क्वेश्चन में, पढ़ो यहाँ से पढ़ लो। अगर कुछ अलग होगा तो हम लोग लिख लेंगे अपना सोल्यूशन, नहीं तो फिर यही रहेगा। तो फिर ठीक है। इनिशियली सपोज द U2 क्रॉस सेक्शन A कंटेन्स लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो अप टू हाइट h, दोनों साइड h, then the mass of the liquid in the U2 is volume multiplied by density A into 2h into rho, ये मास है। अब देखो इक्विलिब्रियम लेवल में दिखाई रखा है, उसके नीचे क्या लिखा है ये देखो, if the liquid in one arm is depressed by distance y, एक में हमने y से डिप्रेस कर दिया तो उस कंडीशन में, अब बताओ क्या लिख बोल रहा है? करो। एक में डिप्रेस करें तो दूसरे में राइज होगा, उधर राइज कराएं तो इधर डिप्रेस होगा, ठीक है? इफ लेफ्ट टू इटसेल्फ, अब इसको अगर अपने आप में छोड़ दो इसको, देन द लिक्विड बिगिंस टू ऑसिलेट अंडर द रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स कितना? वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट 2y, ये तो समझ गए थे कैसे? 2y का वही है, और रीस्टोरिंग फोर्स तो माइनस रीस्टोरिंग के लिए निकाल दिया, और एरिया इनटू ये 2y हाइट इनटू रो मास हो गया इनटू g, यही हो गया प्रेशर हो गया ना। ये फोर्स इज इक्वल टू रो जी एच, रो जी एच प्रेशर इनटू एरिया, ये हो गया फोर्स। फोर्स बन गया ये।
force is proportional to y है, thus the force on the liquid is proportional to the displacement and acts in the opposite direction, hence the liquid in the U2 execute SHM with force constant. force constant का ये अलग एक वे होता है, लोग फोर्स कांस्टेंट के टर्म में फोर्स जो आता है ना तो k y समझ लेंगे, तो k फोर्स कांस्टेंट समझ लेंगे, टाइम पीरियड m बाई k करते हैं, m का वैल्यू रखते हैं, k रखते हैं, ऐसे करके किया हुआ। ये अलग मेथड है, कोई ज़रूरत नहीं हम लोग का जो एक ही मेथड चल रहा है वही काम करे, इसलिए इसका हम लोग मेथड नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे मेथड नंबर 2 लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14.19 और इसको हम लोग नोट करेंगे। करना क्या है, सिंपल है भाई, U2 बनाएंगे, पहले दोनों में एच हाइट था, उसके बाद इसको y हाइट उठाया इधर, इसको y हाइट और नीचे हो गया, ये टोटल डिफरेंस 2y हो गया। जैसे आ गया तो उसके बाद वो फोर्स कांस्टेंट लिखता है, हम लोग इसके बाद सीधा एक्सेलरेशन लिख के ओमेगा निकालते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पेज पे है 39 नंबर पेज। 39 नंबर पेज पे देखा जाए 14.22 पढ़ो क्या लिखा है। ये करवाया था लास्ट क्लास में, पार्टिकल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल्स द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ओवर द सेम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। वन पीरियड के लिए निकालोगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, बताया था लास्ट क्लास में, मैंने ग्राफिकली भी बताया था। और ऐसे भी एवरेज निकालते हो, मान लो साइन स्क्वायर है या कॉस स्क्वायर है, इन सब का एवरेज वैल्यू क्या होता था, हाफ होता था ना। साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, एवरेज वैल्यू इज हाफ। उसके बेसिस बता दिया था कि काइनेटिक एनर्जी अगर मान लो तुम्हारा हाफ है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आया काइनेटिक एनर्जी, तो हम लोग इसका कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का तो हाफ होता है, इसलिए सीधा लिख दिया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर निकालेंगे तो वो कितना मिल जाएगा, तो हाफ इनटू ये दैट इज 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये बताया था ना लास्ट क्लास में, ये बताया था और ऑब्जर्वेशन मेथड से देखा था। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालना चाहते हो तो निकाल लोगे, हाफ आता है। लेकिन अगर स्कूल में आ जाए 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो तुम्हें थोड़ा दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाना पड़ेगा, वही यहाँ पे है, देखो कैसे दिखाना पड़ेगा वो लिखा हुआ है। अगर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट x और y इक्वल टू a sin ओमेगा टी लिया तो वेलोसिटी निकाल के रख लिया ओमेगा cos ओमेगा टी, ठीक है। अब लिखोगे क्या, काइनेटिक एनर्जी लिखोगे हाफ mv स्क्वायर, आ जाएगा ये cos स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो हाफ k x स्क्वायर होता है, हाफ k और x या y का स्क्वायर, तो k का वैल्यू ये रखा, ये sin स्क्वायर वाला आ गया।
अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम निकालना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वाला था वो cos स्क्वायर वाला था, cos स्क्वायर वाला रख दिया। याद रखना किसी भी चीज का अगर एवरेज निकालना तो उसको इंटीग्रेट करेंगे, जिस टाइम इंटरवल के लिए इंटीग्रेट करोगे तो वो वैल्यू, जैसे एक्सेलरेशन का एवरेज निकालते हो तो एक्सेलरेशन dt 0 से t या t1 से t2 तो उसी इंटरवल से डिवाइड करते हैं। यहाँ 0 से t किया है 1 साइकिल के लिए, तो 0 से t किया तो t से डिवाइड करेंगे, t से डिवाइड करेंगे, बोलो यही था ना। अब इसको इवैल्यूएट करना है। इसको इवैल्यूएट करने के लिए भी मैंने बताया था कि जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, cos स्क्वायर ओमेगा t बच गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 से देखो डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब यहीं पे कर दिया, ये तो 2 इधर ही वाला है और इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया cos स्क्वायर ओमेगा t। तो तुम्हें पता है फॉर्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर ओमेगा t, ये 1 प्लस cos 2 ओमेगा t होगा तो वो होगा 2 cos स्क्वायर ओमेगा t, पता है ना फॉर्मूला। और 1 माइनस cos 2 ओमेगा t होगा तो 2 sin स्क्वायर ओमेगा t। तो अभी के लिए हमें cos स्क्वायर वाला चाहिए था तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर ओमेगा t 1 प्लस cos 2 ओमेगा t by 2, तो 1 प्लस cos 2 ओमेगा t by 2 कर दिया, बाहर आ गया। और इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करते 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 वो हाफ आएगा और हाफ हो करके जो था dt कैंसिल, पहले था हाफ ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, एक और हाफ आ गया sin स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t का मिल गया, यही तो मिलता था, ये मिलता था ना एवरेज वैल्यू। सिमिलरली अगर तुम लोग इसका निकालोगे sin स्क्वायर ओमेगा t का, इतना तो है ही sin स्क्वायर ओमेगा t का एवरेज वैल्यू, मतलब ये वाला हो गया क्या, जो लोग लास्ट क्लास में थे उनको सब समझ में आएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और ये क्या मिल गया भाई, तो sin स्क्वायर ओमेगा t को इंटीग्रेट करने पड़ेंगे 0 से t डिवाइडेड बाई t, और यही वैल्यू मैंने बोला था कि ये तो हाफ होता है, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर। इवैल्यूएट करोगे तो ऐसे ही करेंगे, 1 माइनस cos 2 ओमेगा t लिखोगे डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रेट किया फिर भैया। तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो इंटीग्रेट करके दिखाना, बाकी तो इंफॉर्मेशन पता ही है, हाँ पता है एवरेज वैल्यू। चलो ये वाला कर लो 14.24, पढ़ो जोर से, क्या लिखा है, with amplitude 5 cm and a period 0.2 second, find the acceleration and velocity of the body when the displacement is 5 cm, 3 cm and 0 cm। पता नहीं, थोड़ा टाइम दोगे अपने आप हो जाएगा ये। एम्पलीट्यूड ही दे रखा है 5 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड भी दिया है, तो एक्सेलरेशन चाहिए, टाइम पीरियड दिया है, इसका मतलब टाइम पीरियड में ओमेगा भी छुपा होता है, इसलिए ओमेगा का वैल्यू पता है 2 पाई बाई टी, यानी 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड था 0.2 सेकेंड, तो इसका मतलब 2/10 हो गया, तो ये 10 पाई हो गया, ये हो गया ओमेगा का वैल्यू। निकालना क्या था भाई, तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन, तो भाई एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन तो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और वेलोसिटी होता है ये होता है, इसलिए जिस x के लिए पूछ रहा है भाई, कभी पूछ रहा है 5 सेंटीमीटर पे और कभी पूछ रहा है 3 सेंटीमीटर पे, कभी 0 सेंटीमीटर यानी मीन पे, ऐसे पूछ रहा है भाई, अलग अलग टाइम पे पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, अलग अलग टाइम पे पूछ रहा है तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। 5 चाहिए तो 5 रखेंगे और 3 चाहिए तो 3 रखेंगे, इस हिसाब से तो ये निकल जाएगा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 10 पाई का स्क्वायर, 100 पाई स्क्वायर, 100 पाई स्क्वायर का मतलब 400। ठीक है ना, ओमेगा का वैल्यू 10 पाई है ना, तो ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ 100 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस 400, ये कितना होता है 10 होता है ना, 400 नहीं 10 होता है, पाई स्क्वायर का वैल्यू तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 1000 ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू, और ये तो है ही ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे वैल्यू मिलता रहेगा, तो कुछ करना नहीं, पाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरह से निकाल लेंगे, टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.2 सेकंड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये दिया है, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी भी रख सकते हैं, ओमेगा वैल्यू वही रख दिया, चाहे एक बार निकाल लो चाहे रख दो,
और इस पर से मिल जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू ये, और वेलोसिटी भी ये मिल गया। तो ये तो वही काम अपना, और बाकी ये करोगे मिल जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है ना, ये दो क्वेश्चन को कट करने हैं। 23 नंबर ज़रूरत का नहीं है, ये तुम्हारे सिलेबस से हट गया। टॉर्सनल पेंडुलम जो नहीं है तुम्हारा, 23 एंड 25 नंबर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 23, 25 कट कर दो और पहले वाले पेज में आ जाओ। 19 देख लिया, 18 देख लिया, 17 देख लिया, और स्टार्टिंग से हो जाएगा। 5 नंबर डाउट था तुम लोगों का, हाँ ना? 1 से लेकर 5 तक दिया था होमवर्क में, 5 नंबर था डाउट। चलो भाई 5 नंबर देते। क्वेश्चन को पहले क्लियरली समझ लो, उसके बाद इजी हो जाएगा। समझो भाई, क्वेश्चन को समझो। Particle is in linear simple harmonic motion between 2 point A and B 10 cm apart. A and B के बीच में सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, दोनों 10 सेंटीमीटर अपार्ट हैं। तो इसको अगर हम लोग यहाँ डायग्राम में दिखा दें तो ऐसे दिखा सकते हैं, A and B ऐसे दिखा दिया, 10 सेंटीमीटर अपार्ट। टेक द डायरेक्शन फ्रॉम A to B एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। चलो भाई, A से B की तरफ का डायरेक्शन को हम लोगों ने पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया, और ये 10 सेंटीमीटर अपार्ट हैं वो भी दिखा दिया। चलो ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन एंड गिव द साइन ऑफ द वेलोसिटी। पॉजिटिव डायरेक्शन A to B and give sign of the velocity, acceleration and force on the particle when it is। ठीक है, अब बताना है। तो इसी के बीच में A एंड B बिटवीन 2 पॉइंट सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, इसका मतलब इसके मिड पे होगा मीन पोजीशन। ये है मीन पोजीशन, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा 5 का। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो, और उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे काम कर लिया। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के साइन बताने हैं एट द एंड A। तो एंड A पे वेलोसिटी क्या, एंड A पे वेलोसिटी क्या है? 0 है, और एक्सेलरेशन किधर है? टुवर्ड्स द मीन। एक्सेलरेशन तो हमेशा टुवर्ड्स द मीन होता है, और ये मैक्सिमम वैल्यू का होगा क्योंकि एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x। x का वैल्यू माइनस a है, x का वैल्यू माइनस a है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर a। तो ओमेगा स्क्वायर a इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, मीन पे 0 होता है। तो फिलहाल यहाँ पे एक्सेलरेशन उधर है और वेलोसिटी 0 है, तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, वेलोसिटी 0, तो साइन देने का मतलब नहीं है वेलोसिटी में। अब एट द एंड B पे अगेन वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर a। नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर a, यही होगा। At the midpoint of AB going towards A, at midpoint of AB going towards A, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाना। So velocity will be negative and maximum। maximum velocity कितना? A ओमेगा। maximum velocity कितना होता है? ओमेगा into under root A square minus 0 square ओमेगा है। तो velocity इस कंडीशन में A ओमेगा है and it is negative, but acceleration is 0। acceleration 0 होता है ना मीन पे, ये देख लिया। अब लिखा है एट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B गोइंग टुवर्ड्स A। 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B गोइंग टुवर्ड्स A, इससे अवे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B, क्वेश्चन में कह रहा है 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम B, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर मींस यहाँ पे है, एंड गोइंग टुवर्ड्स A, तो इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा? नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी तो नेगेटिव, एक्सेलरेशन किधर? नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव, ऑलवेज टुवर्ड्स मी।
उधर ही जा रहा है, उधर ही एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव। ये हो गया। अब एट 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए गोइंग टुवर्ड्स बी, 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए गोइंग टुवर्ड्स बी, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, इधर ही जा रहा है, बी की तरफ एक्सेलरेशन होता है हमेशा। अब एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए, 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए मतलब यहाँ 5 सेंटीमीटर था एम्पलीट्यूड, तो 4 सेंटीमीटर मतलब यहाँ है, गोइंग टुवर्ड्स एंड ए, गोइंग टुवर्ड्स एंड ए, तो इधर ही ए की तरफ ही जा रहा है, यहाँ है और ए की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन तो इधर। तो इसमें क्या था, इसमें जो डाउट हो गया भाई, तो डाउट नहीं होना चाहिए, तो जैसे से क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे देखोगे तो अपने आप पता लगेगा। आपने डायग्राम नहीं प्लॉट किया होगा, ऐसे ही सोच रहे होगा कभी 3 बोल रहा है, कभी 4 बोल रहा है, कभी 5 सेंटीमीटर बोल रहा है, कभी 2 बोल रहा है, पता ही नहीं लगा क्या हो रहा है। जो कह रहा था उस हिसाब से साइन डायग्राम दिखा दो तो अपने आप पता लग जाएगा। चलो ये देख लिया। अब इसका इसी सोल्यूशन में दिया हुआ है साइन पोजीशन के लिए, कभी 0 हुआ कभी नेगेटिव हुआ। चलो ये 6 नंबर देखो, 14.6 करवा दिया था शायद। Which of the following relationship between acceleration and displacement of the particle involves simple harmonic motion? कौन है acceleration और x में, बताओ भाई। a 0.7x, a minus 200x square, ये तो proportional to x है but not restoring, ये proportional to x ही नहीं है, ये proportional to x भी है और restoring भी है, तो ये वाला SHM हो जाएगा, ये SHM नहीं होगा, बाकी कोई नहीं होगा, सिर्फ 0। ठीक है। 14.7 देखो, a particle in SHM describes the displacement function described by displacement function x is equal to a cos omega t plus phi। ये इनिशियल फेज है अपना, चलो कोई बात नहीं है, और ओमेगा का वैल्यू 2π/t दे दिखा है। ठीक है, इस तरह से डिस्क्राइब है ये। if the initial यानी t equal to 0 position of the particle is 1 centimeter, इनिशियल जो है वो 1 सेंटीमीटर एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी पाई सेंटीमीटर। व्हाट आर द एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज एंगल, इनिशियल फेज एंगल मतलब फाई। क्वेश्चन में दिया है ना कि इनिशियली कहाँ था, इनिशियली t इक्वल टू 0 पे पोजीशन था 1 सेंटीमीटर, मतलब टाइम का वैल्यू 0 रखो और तब जो आएगा x उसको 1 सेंटीमीटर करना, मतलब x का वैल्यू 1 सेंटीमीटर ले लो और ये हो जाएगा a cos phi, क्योंकि इनिशियली अगर लिखेंगे तो t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 0 रखोगे तो cos phi हो गया, a cos phi इज इक्वल टू x जो कि 1 दिया हुआ है, पार्टिकल इज एट 1 सेंटीमीटर एंड इनिशियल वेलोसिटी है वो है पाई, तो पहले तो इनिशियल पोजीशन के हिसाब से 1 सेंटीमीटर रख दिया a cos phi। और वेलोसिटी तो बताओ भाई, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस phi, नेगेटिव में होगा, तो वेलोसिटी है यहीं पे, अगर वेलोसिटी लिखना चाहें तो वेलोसिटी इज a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस phi, और ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन नेगेटिव में, ये वेलोसिटी है। और इस वेलोसिटी के वैल्यू पे v इनिशियल जो है, v इनिशियल ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, v इनिशियल जो दिया है वो पाई दिया है, तो पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ये है अपना a ओमेगा और sin phi, ये ओमेगा sin phi, ये हो गया नंबर 2 इक्वेशन। इधर था नंबर 1 इक्वेशन, समझो ये 2 इक्वेशन तुम्हें मिल गए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन। व्हाट इज इट्स एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज एंगल, एम्पलीट्यूड बताने हैं और इनिशियल फेज एंगल मतलब फाई बताना है। ठीक है, ये 2 चीज चाहिए, तो क्या करोगे, ये डिवाइडेड बाय ये कर दोगे तो tan phi मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर डिवाइड करें इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 तो क्या मिलेगा, ओमेगा की वैल्यू रुक जा भाई, v इनिशियल डिवाइडेड बाय x इनिशियल, जो हम लोगों ने किया v इनिशियल था पाई और x इनिशियल था 1, ये क्या मिला भाई, तो a कैंसिल हो जाएगा, a cos phi इधर a ओमेगा sin phi है, तो a कैंसिल हो गया और क्या मिल गया, ओमेगा tan phi, ये मिला। ओमेगा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू नहीं दिया, ओमेगा का वैल्यू 2π/t कह रहा है कि ले लो, ओमेगा का वैल्यू 2π/t लिखा है ऊपर। ठीक है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इज पाई, तो वो भी दिया हुआ, ठीक है भाई, पाई है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड भी समझो कि दिया हुआ है,
तो इसलिए ये ओमेगा का वैल्यू हम लोग रख के tan फाई का वैल्यू यानी फाई का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू क्या रखना था, पाई रखना है। तो ये भी पाई कैंसिल होकर 1 tan फाई इज इक्वल टू 1, इसलिए फाई का वैल्यू ऐसा लिख देंगे। उसके बाद ये तो हो गया, फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। फर्स्ट पार्ट देखो ये पाई और इसका सॉल्व किया है, वेलोसिटी पाई रखा, ये रखा और सॉल्व करके अपना ले आया वैल्यू पाई/4। वेलोसिटी पाई सेंटीमीटर पर सेकंड दिया था, ए का वैल्यू कैंसिल हो गया था, अच्छा माइनस का -1 आया था, tan फाई इज इक्वल टू -1, वेलोसिटी में तो माइनस रह गया था, है ना। ठीक है, तो वेलोसिटी इनिशियली में माइनस था तो यह माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक माइनस हो गया वेलोसिटी इनिशियल और इसमें, तो ये हो गया माइनस ऑफ ओमेगा tan फाई का वैल्यू -1 के अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व कर देंगे। 45 नहीं आएगा, tan फाई कब -1 होता है भाई, तो इस तरह का चलता है ये, तो -1 होता है इधर, जैसे tan 45 डिग्री 1 होता है वैसे ही इधर से हम लोग पाई से लेकर के इधर 45 सब्ट्रैक्ट करोगे 135 डिग्री मिल जाएगा, जहाँ -1 होता है। तो वो तो सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री। जो फिजिक्स कहता है वो दो इक्वेशन दे देगा बस, x दे दिया, v दे दिया, बाकी सॉल्व करना है, ओमेगा निकालना है, ये निकालना है, ये टाइम निकालना है, ओमेगा निकाल देने थे और फेज इनिशियली निकालना है। वैसे ही दूसरा कंडीशन भी दिया होगा, साइन के बदले कॉस, कॉस के बदले साइन दिया। तो ये समझ गया, 5 नंबर देख लिया, 6 नंबर देख लिया, 7 हो गया, और अब चलते हैं हम लोग, चलो 8 नंबर 14.8। सेकंड पार्ट भी वैसे ही है ना, सेकंड पार्ट में इक्वेशन बदल दिया है, बस कर लेना वो वैसे ही, दो इक्वेशन लिखेंगे। चलो 14.8 देखो, खबर क्या लिखा है, पढ़ो जोर से जरा। एक स्प्रिंग बैलेंस समझते हो ना, इस तरह का होता है जो स्प्रिंग बैलेंस न्यूज़पेपर वाला आता है कबाड़ी वाला, वो ऐसे न्यूज़पेपर डालता है बैग में और लटका देता है ऐसे, वही है स्प्रिंग बैलेंस। उसमें रीडिंग बताता है, जितना एक्सटेंशन होगा उस हिसाब से रीडिंग बताएगा। तो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस है स्केल दैट रेंज फ्रॉम 0 to 50 kg, 0 से 50 kg तक ये रीडिंग ले सकता है। The length of the scale is 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर में ही, तो इसका मतलब ये 20 सेंटीमीटर अगर इलोंगेट हो तो 0 इलोंगेशन पे 0 दिखाया, 20 सेंटीमीटर का इलोंगेशन हो तो 50 kg इसका मतलब हुआ होगा 0 to 50। तो मैक्सिमम स्केल का रीडिंग आएगा जब मैक्सिमम लोड हमारा बोल रहा है कि 50 तक ही है, 0 to 50। इसका मतलब 50 तक डालोगे तो मैक्सिमम होगा रीडिंग, तो मैक्सिमम रीडिंग है 20 सेंटीमीटर पे। इट मीन्स क्या हुआ कि ये स्प्रिंग बैलेंस का एक्सटेंशन 20 सेंटीमीटर होगा जब लोड डालेंगे 50, समझ गए। तो इससे हम लोग 50 kg का वेट कितना हो जाएगा, 50 × g, और k का वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि x दे दिया हुआ है ना इसमें, x का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, ये डाल देंगे 20 × 10⁻², ऐसा डाल देंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें मिल जाएगा कितना, बोलो, ये तो 10 to 25 × 10⁻², दैट इज 2500, ये मिल जाएगा 2500 न्यूटन पर मीटर। जी का वैल्यू 10 लिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट मिल गया कम से कम इतना से, ये तो जितना लिखा है उस हिसाब से काम हो गया। अब देखो लेंथ ऑफ द स्केल 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्डिंग टू 50 kg। A body is suspended from this string, इससे सस्पेंड कर दिया, when displaced and released oscillates with a period of 0.6 second, 0.6 second का oscillation period। What is the weight of the body? Weight of the body मतलब mass of the body। टाइम पीरियड दे दिया ना तुम्हें, अब बताओ k पता है तुम्हें, k का वैल्यू तो नोन हो गया। टाइम पीरियड क्या होता है बोलो, 2π√m/k। टाइम पीरियड दे दिया, k निकाल चुके, तो क्या हम नहीं निकाल लेंगे कितना बॉडी का मास था हैंग किया जो, बोलो
के का तो वैल्यू भी निकाल लिया, क्योंकि के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी से निकाल लिया के का वैल्यू। अब ये टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर एम बाई के का वैल्यू पता ही है, टाइम पीरियड का वैल्यू दिया है 0.6, इसलिए वैल्यू मिल जाएगा। देखो सबसे पहले क्या किया सोल्यूशन में, के इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई 15 to 9.8, ये मिला हम लोगों को 2500 मिला, कोई बात नहीं, जी का वैल्यू जैसा लोगे उस हिसाब से ये मिल गया। अब एम के जी अगर लोड किया तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट ओवर एम बाई के, और इससे एम का वैल्यू निकाल लेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, वेट निकालना होगा तो एम जी कर देंगे, मास निकालना होगा तो मास तो निकल ही है। चलो ये पढ़ो क्या लिखा है, बहुत जोर से। फोर्स कांस्टेंट दे दिया 1200 न्यूटन पर मीटर, इज माउंटेड हॉरिजॉन्टली, चलो हॉरिजॉन्टली डायग्राम भी दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टली मैंने टेबल, मास है 3 kg अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग, पुल्ड sideways to a distance of 2 cm and release, इसका मतलब एम्पलीट्यूड हो गया 2 cm। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, मिल जाएगा 2 पाई रूट ओवर m बाई k टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मास। और व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मास, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर a, एक्सेलरेशन क्या होता है ओमेगा स्क्वायर x माइनस ओमेगा स्क्वायर x, कब मैक्सिमम होगा जब x मैक्सिमम, ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर a, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड क्या होता है ओमेगा इनटू a। तो बस वही तो काम करना है, देखो k का वैल्यू, एम्पलीट्यूड का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, m दिया ही है, k दिया ही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू √k/m, और इससे हम लोग ओमेगा क्यों निकाले, k1 दिया हुआ है, ओमेगा इसलिए निकाले क्योंकि मैक्सिमम स्पीड में भी ओमेगा चाहिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन में भी, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर a, ओमेगा का वैल्यू निकाल चुके, k का वैल्यू डाल दिया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और मैक्सिमम स्पीड ओमेगा इनटू a है, उस हिसाब से निकालेंगे। इसमें तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बोलो ठीक है, खड़े हो जाओ एक बार फिर से जल्दी से, बस 5 मिनट और रह गए हैं, 5-7 मिनट, 2 क्वेश्चन और देख लिया जाए कम से कम, समझ लेंगे ना कम से कम। सर एक्सेलरेशन हमने इसमें पॉजिटिव के लिए माइनस ओमेगा स्क्वायर x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन पूछ रहा है, वैल्यू से मतलब है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ दिया सिंपली, क्या करेंगे, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकता है रमेश, तो वो तो ही देखो कि इधर लगा रहा है किधर लगा रहा है, 10 न्यूटन है मैक्सिमम फोर्स, तो ऐसे ही मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। चलो बैठ जाओ भाई, 14.10 देखो, 14.10, अच्छा इसी में एक्सरसाइज 14.9 में, लेट अस टेक द पॉजिटिव पोजीशन ऑफ द मास व्हेन द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे ये पोजीशन ऑफ द मास समझा जाए, एंड द डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज पॉजिटिव x डायरेक्शन, चलो भाई वो भी समझ लिया, x डायरेक्शन में गिव x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर द ऑसिलेटिंग मास, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ फॉर द ऑसिलेटिंग मास, गिव x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इफ at the moment we start the stopwatch, जैसे स्टार्ट किया t equal to 0, the mass is at mean position, तो क्या करेंगे, ये साइन ओमेगा t लेके चल पड़ेंगे, देख ही रखे हैं, at the maximum stretched position, maximum stretched position तो x equal to a cos omega t, at the maximum ये हो गया, at the maximum compressed position माइनस a cos, बस काम खत्म, ये तो काम करना। देखो पहले वाले में ले लिया साइन ओमेगा टी, दूसरे वाले में ले लिया कॉस ओमेगा टी, और एक में हो जाएगा माइनस एक कॉस ओमेगा टी, यानी कि -2, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 2, कॉस ओमेगा का वैल्यू 20, निकाल लेते हैं ओमेगा का वैल्यू 20, ओमेगा रख देंगे 20, ठीक है, एक कॉस ओमेगा टी, ए का वैल्यू 2 सेंटीमीटर था प्रीवियस क्वेश्चन में, वही यूज करना, समझ गए। चलो 14.11 देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिगर corresponds to 2 circular motions
दो सर्कुलर मोशन है भाई, द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड द सेंस ऑफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आर इंडिकेटेड एज इन फिगर। चलो दोनों फिगर में दिखाया हुआ है पार्टिकल इनिशियली कहाँ है, तो ये इनिशियली यहाँ है और ये वाला t = 0 कहाँ है, यहाँ है, t = 0 यहाँ पे, ठीक है, ऐसे दिखा रखा है। सेंस ऑफ रोटेशन बता रखा है, ऐसे ये जा रहा है, ये वाला ऐसे जा रहा है, ये दिखा रखा है। करना क्या है ये देखो, obtain the corresponding simple harmonic motion of the x projection of the radius vector। इस रेडियस वेक्टर का x प्रोजेक्शन याद है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन SHM, इसका x प्रोजेक्शन corresponding to simple harmonic motion of x projection of the radius vector of the revolving particle, उसका x कोऑर्डिनेट बताना है इन ईच केस। चलो फर्स्ट वाले केस में देखते हैं, हमें चाहिए x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कैसे टाइम के साथ चेंज हो रहा है वही तो चाहिए, याद होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन प्रोजेक्शन ऑन एनी डायमीटर, y पे भी x पे भी दोनों सब HM होते हैं, तो ये वाला सिस्टम हमें रिप्रेजेंट करना है। बताओ t = 0 पे यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, t = 0 पे यहाँ तो x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। अब ये जा किधर रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका मतलब इसका x प्रोजेक्शन किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, x एक्सिस तो उधर। कौन सा लेना चाहिए हमें इक्वेशन, x = -a sin ωt, मीन पे होना चाहिए और नेगेटिव डायरेक्शन में जाता हुआ, मीन पे ये ला देगा। इसका वेलोसिटी अगर करोगे, इसका वेलोसिटी अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा, -a ω cos ωt, t का वैल्यू 0 रखोगे तो ये -a ω बताएगा, मतलब इधर है, तो होना भी चाहिए a ω, तो इसका वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी कितना है, a ω है, मतलब r ω है। a कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, और ओमेगा का वैल्यू 2π/t, t का वैल्यू 2 सेकंड, तो ये वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा। a का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो माइनस ऑफ ये वाला लिखना था ना, x लिखना था, तो माइनस ऑफ 3 सेंटीमीटर और साइन ωt लिखेंगे, वेयर ओमेगा इज 2π/t। बोलो हो जाएगा, इसको इंडिकेट कर देंगे। देखो इसका फर्स्ट वाले का लिखा होगा कहीं, ये आया ऐसे, और लास्ट में जो लिखा x = -3 sin πt, ओमेगा का वैल्यू कितना है, पाई तो आया था, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू पाई आया था, उसके हिसाब से हम लोगों ने लिख दिया 2π/2, ये हो गया। अब दूसरे वाले के लिए लिखना चाहते हो भाई, दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाला t = 0 पे, यहाँ बताओ इसका x कोऑर्डिनेट का क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं t टाइम पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, इधर जा रहा है अपना, नेगेटिव एक्सट्रीम पे है। बताओ इसमें अब क्या होगा, तो नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, इसका मतलब कि ये यहाँ है, और इसके बाद ये धीरे 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 डिक्रीज होगा, और फिर नेगेटिव में मैक्सिमम पहुंच, ये हमारा डिक्रीज इधर हो रहा है, इसका मतलब ये इधर से मीन की तरफ जा रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो इसका क्या दिखाओगे बताओ, x = क्या लिखोगे, -a और cos ωt, ऐसा लिखेंगे। ओमेगा का वैल्यू बोलोगे, -a तो है 2 सेंटीमीटर रेडियस, और cos ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा, 2π/t, इट मींस 2π/4, यानी π/2, तो cos π/2t, ये हो गया। ठीक है।